अध्याय 7 स्कूल जाना। एक बच्चे को क्या पता, चेन गुओकिंग ने नाखुशी से कहा। इसका मुख्य कारण ये था कि उनके अपने सुझाव को खारिज कर दिया गया था, जबकि उनके बेटे का सुझाव आश्चर्यजनक रूप से विश्वसनीय प्रतीत हुआ, जिससे चेन गुओकिंग और भी अधिक असंतुष्ट हो गए। पिताजी, निवेश कोई छोटी बात नहीं है। आप इसे यूं ही हल्के में नहीं ले सकते। मुझे जो कहना था कह दिया है। आप खुद सोचिए, चेन पिंगान ने बिना कुछ बोले कहा। चेन पिंगान ने अब इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था। अगर उसके पिता अभी भी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में निवेश करने पर अड़े रहते हैं तो ठीक है। क्योंकि उसके पास वह सिस्टम था, इसलिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं था। एक बार जब उसके पिता का निवेश विफल हो जाता था, तो वह उन्हें खुश करने के लिए कुछ पैसे दे देता था। आप लोग सोच लीजिए, मैं पहले नहाने जा रहा हूं। चेन पिंगान ने इतना कहकर मुड़कर बाथरूम की ओर रुख किया। रुको, पहले तुम यहीं रहो। इंटरनेट कैफे वाली बात साफ साफ समझाओ, चेन गुओकिंग ने झट से कहा। चेन पिंगान मुस्कुराए और बोली, पिताजी, क्या आपको इंटरनेट कैफे के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी? किसने कहा कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है? मुझे इंटरनेट कैफे का कारोबार समझ नहीं आता। कम से कम मुझे स्पष्ट रूप से समझा तो दो, चेन गोपिंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। ठीक है बेटा, गुस्सा मत करो। जल्दी इधर आओ और हमें बताओ कि इंटरनेट कैफे का कारोबार कैसे चलता है। क्या ये वाकई इतना आसान है? यू शियुइंग ने भी बीच में कहा। चेन पिंगान मुस्कुराई, वापस चली गई और फिर से बैठ गई। तो मैं एक सरल व्याख्या दूंगा। दरअसल इंटरनेट कैफे का कारोबार बहुत सरल है। हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां लोगों की आवाजाही अच्छी हो और हमें किसी बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है, बस एक साधारण सी दुकान ही काफी है। 20 कंप्यूटर खरीदें, उन्हें नेटवर्क से जोड़ें, और फिर हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। फिलहाल एक कंप्यूटर की कीमत लगभग 10,000 युआन है। 200,000 युआन के निवेश से 20 कंप्यूटर खरीदे जा सकते हैं। फिलहाल इंटरनेट कैफे 5 युआन प्रति घंटा चार्ज करते हैं। 20 कंप्यूटरों से महीने में 70,000 युआन से अधिक की कमाई हो सकती है। आप खुद हिसाब लगाइए कि आप एक साल में कितना कमा सकते हैं। लेकिन हमें कंप्यूटर की समझ नहीं है, चेन गुओकिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। पिताजी, आप ही मालिक हैं। आपको बस पैसे इकट्ठा करने हैं। बाद में हम एक इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर लेंगे और सभी तकनीकी मामले उन्हें सौंप दिए जाएंगे। कैसा रहेगा अगर कल आप दोनों बाहर जाकर आसपास देखें? पता करें कि इंटरनेट कैफे कहाँ है और उनका कारोबार कैसा चल रहा है। अगर उनका कारोबार भी बहुत अच्छा है, तो आप दोबारा विचार कर सकते हैं, चेन पिंगान ने सुझाव दिया। यह थोड़ा अधिक विश्वसनीय लगता है, चेन गुओकिंग ने अंततः सिर हिलाया। चेन पिंगान मुस्कुराए और सीधे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद, नहाने के बाद, चेन पिंगान बैठक कक्ष में ज्यादा देर नहीं रुके और सीधे अपने शयन कक्ष में वापस चले गए। अपने सामने के शयन कक्ष को देखकर उसे सचमुच पुरानी यादों का एहसास हुआ। लेकिन ये पुरानी यादों का एहसास जल्दी ही गायब हो गया, क्योंकि कमरा सचमुच छोटा था। वह आरामदायक तो था, लेकिन उसमें रहना उतना सुखद नहीं था। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं सबसे पहले घर बदलूंगा, चेन पिंगान ने मन ही मन कहा। वह इस बात को केवल मन ही मन कह सकता था और कभी इसे जुबान से नहीं कहता, अन्यथा उसके माता पिता उसे मूर्ख समझते। उस दौर में मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, न कंप्यूटर थे, न मोबाइल फोन। यहां तक कि टेलीविजन सेट भी केवल बैठक कक्ष में ही पाए जाते थे। चेन पिंगान के अपने कमरे में ऐसा कुछ नहीं था। चेन पिंगान कुछ देर तक यूं ही बैठी रही, उसे थोड़ी ऊब महसूस हो रही थी। लेकिन कुछ मिनट बाद, उसने जानबूझकर अपनी पाठ्यपुस्तक निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही थी, इसलिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना जरूरी था। उसे उम्मीद थी कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। अगली सुबह तड़के, चेन पिंगान अपने पिता की तेज आवाज से जाग गया। स्कूल जाने का एकमात्र नुकसान सुबह बहुत जल्दी उठना था। चेन पिंगान में एक वयस्क की आत्मा थी, इसलिए जब उसके पिता ने उसे उठने के लिए कहा, तो वह तुरंत उठ गया। कपड़े पहनना, हाथ मुंह धोना, नाश्ता करना,
घर पर नाश्ता हमेशा उनकी माँ खुद बनाती थी, जिसमें आमतौर पर दलिया, अंडे और उबले हुए बंस होते थे। कभी कभी वहां पकौड़ी, वॉनटन या नूडल्स भी होते थे। इसकी किस्म आमतौर पर हर कुछ दिनों में बदलती रहती थी। नाश्ते के बाद चेन पिंगान साइकिल से स्कूल गया। सामुदायिक प्रवेश द्वार पर झांग योंग जम्हाई लेते हुए चेन पिंगन का इंतजार कर रहा था। दोनों एक साथ साइकिल से स्कूल जाते थे। कल तुमने वो गणित का सवाल कैसे हल किया? स्कूल पहुंचकर मुझे दिखाना, झांग योंग ने साइकिल चलाते हुए कहा। चेन पिंगान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। गृह कार्य? हे भगवान, उसने तो इसे लिखा ही नहीं। वह होमवर्क के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और कल रात घर लौटने के बाद से उसने कोई होमवर्क नहीं किया था। अब तो हालत खराब हो गई थी, उसे कोई होमवर्क जमा नहीं करना था। मैं अवाक रह गया। उसे शायद स्कूल में डांट पड़ेगी। डांट पड़ना तो बस डांट पड़ना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चेन पिंगान ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। मैंने इसे नहीं लिखा। जाओ किसी और की नकल करो, चेन पिंगान ने अवाक होकर कहा। तुम कमाल हो, झांग योंग ने अंगूठा ऊपर करके कहा। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगान होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करेगी। झांग योंग चेन पिंगान की कुछ हद तक प्रशंसा करता था, लेकिन वह खुद होमवर्क छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। चेन पिंगान की असहजता केवल एक पल के लिए ही रही, उसने होमवर्क के मामले को पहले ही एक तरफ रख दिया था। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शिक्षकों से डरने वाले तो सिर्फ बच्चे होते हैं, वह तो बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसके सामने जो भी समस्या आती, वह उससे निपट लेता, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, मुझे आश्चर्य है कि क्या सिस्टम आइटम रिफ्रेश हो गए हैं। ये सोचते हुए चेन पिंगान ने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला और देखा कि यह अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ था। सिस्टम इंटरफेस पर मौजूद आइटम दिन में एक बार रिफ्रेश होते हैं, और यह प्रक्रिया हर सुबह 8 बजे जारी रहती है। रिफ्रेश होने का समय निश्चित है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि रिफ्रेश आधे घंटे में होगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, वह धैर्यपूर्वक इंतजार करेगा। वे स्कूल पहुंचे। दोनों ने अपनी साइकिलें स्कूल में खड़ी की, फिर कक्षा में गए, जहां सुबह की स्व अध्ययन गतिविधि पहले ही शुरू हो चुकी थी। चेन पिंगान ने भी एक अंग्रेजी किताब निकाली और चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। चेन पिंगान के पास से एक सुगंधित हवा गुजरी, जिसके बाद एक युवती की ठंडी सी खर्राटे की आवाज सुनाई दी। चेन पिंगान ने ऊपर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया, वह ली मेंग्युन थी। ली मेंग्युन शायद अभी भी गुस्से में थी। हालांकि ली मेंग्युन की इस छोटी सी हरकत ने चेन पिंगान को अंदर से काफी अच्छा महसूस कराया। मैं इस लड़की को इस जन्म में जाने नहीं दे सकता, चेन पिंगान ने मन ही मन सोचा। कक्षा की घंटी बिना किसी पूर्व सूचना के बज उठी, लेकिन झांग लेई और अन्य 3 लोग अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे थे। ये बात समझ में आती है। उन्होंने कल पूरी रात स्कूल की छत पर बिताई थी, इसलिए उनकी हालत अब काफी खराब होगी। भले ही वे बीमार न हो, लेकिन वे शायद अब तक थक चुके होंगे। वह सोच रहा था कि अब वे क्या कर रहे होंगे। चेन पिंगान का अनुमान काफी सटीक था, क्योंकि झांग लेई और अन्य लोग पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए थे। इसलिए जैसे ही वे दिन के दौरान अपने शरीर को हिलाने डुलाने में सक्षम हुए, उन्होंने सबसे पहले घर जाकर सोना शुरू किया। विशेषकर झांग लेई, जिसके शरीर से पेशाब की तेज गंध आ रही थी। घर लौटने के बाद उसने 1 घंटा शरीर को धोने में बिताया, तब जाकर आखिरकार वह अपने शरीर से दुर्गंध को साफ कर पाया। झांग लेई अब चेन पिंगान से दिल से नफरत करता था, और संभवतः उसे जान से मारने के विचार भी उसके मन में थे। लेकिन चेन पिंगान के तरीके बेहद विचित्र थे, जिससे झांग लेई के दिल में डर पैदा हो गया। अध्याय 8 स्टॉक पूर्वानुमान स्क्रॉल। समय धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सुबह 8 बजे तक पहुंच गया। सिस्टम के फ्लैश सेल इंटरफेस को खोलने पर आज के फ्लैश सेल आइटम आखिरकार अपडेट हो गए थे। आज 4 आइटम दोबारा अपडेट किए गए। 100 किलो प्रीमियम सेब, बेहतरीन स्वाद। 2 10 तत्वों से युक्त एक बेहतरीन टॉनिक गोली, सेवन के बाद शरीर को मजबूती प्रदान करती है। 3 एक स्थानीय व्यावसायिक अपार्टमेंट।
4. स्टॉक पूर्वानुमान स्क्रॉल 1 माह संस्करण। चेन पिंगान की नजर तुरंत स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल पर पड़ी। अन्य 3 आइटम स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल के साथ तुलनीय नहीं थे। अगर वह शेयरों की भविष्यवाणी कर सकता, तो क्या वह अमीर नहीं बन जाता? किसी वस्तु पर क्लिक करने से उसे उसकी विस्तृत जानकारी देखने की अनुमति मिल जाती थी। ये नाम के अनुरूप ही था। स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल का प्रभाव यह था कि इसका उपयोग करने के बाद कोई भी शेयरों के भविष्य के रुझान को देख सकता था। हालांकि स्टॉक पूर्वानुमान स्क्रॉल केवल 1 महीने के लिए ही वैध था। इसमें 1 मंथ एडिशन लिखा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए यही उपयोग समय की सेटिंग थी। अगर 1 महीने का संस्करण उपलब्ध है, तो क्या 2 महीने, 3 महीने या फिर वर्षों के हिसाब से भी कोई संस्करण उपलब्ध है? अगर वह स्थायी रूप से स्टॉक ट्रेडिंग की क्षमता हासिल कर ले, तो यह वास्तव में अद्भुत होगा। हालांकि यह सिर्फ 1 महीने के लिए था, लेकिन यह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। चेन पिंगान की नजर बाकी 3 चीजों पर पड़ी, लेकिन अंत में उसने स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल को ही चुना, क्योंकि केवल स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल में ही सबसे अधिक मूल्य और सबसे अधिक क्षमता थी। स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल पहले ही खरीदा जा चुका था। यह 1 युआन की सीधी फ्लैश सेल थी, जिसे खरीदने के लिए 1 युआन का खर्च आया। इसे खरीदने के बाद ये सिस्टम इंटरफेस में संग्रहीत हो जाता था, उसे बस इसका उपयोग करने के समय इसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। एक बार इसका इस्तेमाल शुरू हो जाने पर वह आने वाले समय में शेयर बाजार के रुझानों को देख सकेगा। वह इसे किस तरह देखेगा, यह अभी तक अज्ञात था, उसे इसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चेन पिंगान अब इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसकी समय सीमा केवल 1 महीने की होगी। और जब तक चेन पिंगान इसका इस्तेमाल नहीं करता, तब तक स्क्रॉल सक्रिय नहीं होगा। चेन पिंगान ने अभी तक अपना प्रारंभिक कार्य पूरा नहीं किया था, इसलिए जाहिर है कि वह अभी उस स्क्रॉल का उपयोग नहीं करेगा। स्टॉक प्रेडिक्शन स्क्रॉल का अधिग्रहण तो हो चुका था, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं थी। यही बात चेन पिंगान को भी परेशान कर रही थी। क्या मुझे अपने माता पिता की बचत उधार लेनी चाहिए? चेन पिंगान ने मन ही मन सोचा। लेकिन यह विचार महज एक क्षणिक सोच थी, इसे करना बिल्कुल असंभव था। तो मुझे पूंजी कहां से मिलेगी? चेन पिंगान घबरा गया। सच तो यह है कि सोने का पहला घड़ा हमेशा सबसे कठिन होता है। अगर हालात इतने खराब हो गए तो मैं किसी को लूट लूंगा। मेरी मौजूदा क्षमताओं के साथ लूटना काफी आसान होगा। चेन पिंगान ने बेतहाशा सोचना शुरू कर दिया। रॉब, वह भला चोरी कैसे कर सकता था? चेन पिंगान के पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके थे। वह कभी कोई गैरकानूनी काम नहीं करेगा। डकैती करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन डकैती से प्राप्त धन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह मुसीबत का स्रोत बन सकता था। इसलिए पूंजी की पहली राशि कानूनी होनी चाहिए और एक वैध स्रोत से आनी चाहिए। चेन पिंगान कुछ देर तक कोई समाधान नहीं सोच पाए। फिलहाल मैं इसे एक तरफ रख सकता हूं और कोई उपाय सोचने तक इंतजार कर सकता हूं, चेन पिंगान ने मन ही मन सोचा। पहली कक्षा शुरू हुई। इसके बाद चेन पिंगान के लिए निश्चित रूप से एक दर्दनाक दिन होने वाला था। क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए शिक्षक ने उसे खड़े रहने की सजा दी और उसे छूटा हुआ होमवर्क भी जमा करने को कहा। सौभाग्य से वह पहले से ही हाई स्कूल के 3रे वर्ष का छात्र था, इसलिए शिक्षक आसानी से उसके माता पिता को फोन नहीं करेगा, जिससे चेन पिंगान उस विकट परिस्थिति से बच गया। इस समय शिक्षक के माता पिता ने उसे नहीं बुलाया था। भले ही उसके माता पिता को नहीं बुलाया गया, फिर भी उसके दिन आसान नहीं थे। न केवल होमवर्क न करने की समस्या थी, बल्कि वह हाई स्कूल के दौरान पढ़ी हुई सारी जानकारी भी भूल चुका था। कक्षाएं विशेष रूप से थकाने वाली थीं। चेन पिंगान ने पहले ही स्कूल से बंक मारने का विचार बना लिया था। वैसे भी पढ़ाई का मकसद पैसा कमाना था, और अब उसके पास पैसा कमाने की क्षमता थी, तो फिर यहाँ क्यों कष्ट सहना और डांट सुनना? हालांकि उसे यह सोचकर डर लग रहा था कि अगर वह स्कूल नहीं जाएगा तो उसके माता पिता बहुत निराश होंगे। अपने माता पिता के निराश भावों के बारे में सोचकर चेन पिंगान केवल सहन कर सकता था। अंततः दिन बीत गया। चेन पिंगान, तुम्हें क्या हुआ है?
क्या तुम अब भी ठीक से पढ़ाई करना चाहते हो? क्या तुम बाद में कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की योजना नहीं बना रहे हो? ली मेंग्यून चेन पिंगान के पास गई और गंभीर भाव से बोली, चिंता मत करो, मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, चेन पिंगान ने आत्मविश्वास से कहा। ये तुम्हारा मामला है, मुझे परवाह नहीं, ली मेंग्यून ने अपना सिर झटक दिया और अपना स्कूल बैग लेकर चली गई। चेन पिंगान ने ली मेंग्यून की दूर जाती हुई आकृति को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये लड़की अभी भी वैसी ही है। मुझे लगता है कि ली मेंग्यून को तुम पसंद हो, झांग योंग ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, चेन पिंगान ने लापरवाही से कहा। चलो घर चलते हैं। चेन पिंगान ने अपना स्कूल बैग कंधे पर टांगा और पीछे मुड़े बिना कक्षा से बाहर निकल गया। चेन गुओकिंग चुपके से एक इंटरनेट कैफे के प्रवेश द्वार तक गया और अंदर झांका, उसकी आंखों में सदमे का भाव झलक रहा था। कल रात चेन पिंगान द्वारा इंटरनेट कैफे का जिक्र करने के बाद चेन गुओकिंग ने इसे दिल पर ले लिया। हालांकि उसे दिन में काम करना पड़ता था, इसलिए उसके पास इंटरनेट कैफे देखने का समय नहीं था। काम खत्म होने के बाद ही उन्हें आखिरकार इंटरनेट कैफे ढूंढने का समय मिला। उस समय इंटरनेट कैफे ज्यादा नहीं थे और चेन गुओकिंग ने एक को ढूंढने में काफी समय बिताया था। चेन गुओकिंग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इंटरनेट कैफे वास्तव में खचाखच भरा हुआ था। वहां कुल मिलाकर केवल 10 कंप्यूटर थे, सभी भरे हुए थे, और इन कंप्यूटरों के बगल में कई लोग खड़े होकर दूसरों को खेलते हुए देख रहे थे, साथ ही किसी के खेल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे भी अपनी जगह ले सकें। यह पहली बार था जब चेन गुओकिंग को एहसास हुआ कि इंटरनेट कैफे का व्यवसाय इतना अच्छा हो सकता है। यह सचमुच आश्चर्यजनक था। वास्तव में चेन गुओकिंग को यह भी नहीं पता था कि यह इंटरनेट कैफे असल में इंटरनेट कैफे नहीं है, क्योंकि इस इंटरनेट कैफे में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। इंटरनेट शुल्क अभी भी अपेक्षाकृत महंगा था, इसलिए इंटरनेट कैफे के मालिक ने इंटरनेट प्रदान नहीं किया, बल्कि कंप्यूटरों पर केवल सिंगल प्लेयर गेम ही इंस्टॉल किए। हालांकि इस युग के लोगों के लिए सिंगल प्लेयर कंप्यूटर गेम खेल पाना ही काफी था। उन्हें इंटरनेट की सुविधा मिल पाती थी या नहीं, ये बात उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके अलावा उस दौर में इंटरनेट की गति भी अपेक्षाकृत धीमी थी। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने पर भी अनुभव बहुत अच्छा नहीं होता था। चेन गुओकिंग घर जाने की जल्दी में नहीं था, वह आधे घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट कैफे के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखता रहा। इंटरनेट कैफे का कारोबार इतना अच्छा देखकर उसे सचमुच वहां जाने का मन कर रहा था। जैसा कि चेन पिंगान ने कहा था, इंटरनेट कैफे चलाने में अपार संभावनाएं थी। अगर वह हॉटपॉट के कारोबार में निवेश करता है, तो वह केवल एक छोटा शेयरधारक होगा। हॉटपॉट रेस्तरां के मामलों में उसकी कोई राय नहीं होगी और उसे स्वायत्तता भी नहीं होगी। लेकिन अगर वह एक इंटरनेट कैफे खोलता है, तो व्यवसाय उसका अपना होगा और वह अपना खुद का मालिक हो सकता है। वह एहसास निश्चित रूप से अलग होगा। इंटरनेट कैफे खोलकर यह व्यवसाय किया जा सकता है, चेन गुओकिंग ने बड़े उत्साह से सोचा। अध्याय 9, मीटर रीडर। मुझे अपना पहला खजाना कमाने के लिए कहां जाना चाहिए? चेन पिंगान साइकिल चलाते हुए भी पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? चेन पिंगान को इतना विचलित देखकर झांग योंग ने उत्सुकता से पूछा। पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोच रहा हूं, चेन पिंगान ने लापरवाही से जवाब दिया। झांग योंग ने हंसते हुए कहा, पैसा कमाना आसान है। क्या सीमेंट के राजा जू वानहाओ का बेटा गायब नहीं हुआ था? उसके परिवार ने 300,000 का इनाम रखा है। अगर हम उसके बेटे को ढूंढ लें, तो हम अमीर हो जाएंगे। सीमेंट किंग जू वानहाओ का बेटा गायब हो गया, चेन पिंगान ने दोहराया। उसे लगा कि ये शब्द उसे बहुत परिचित लग रहे हैं। अचानक चेन पिंगन को याद आया, उन्होंने सीमेंट कारोबारी जू वानहाओ के बेटे के लापता होने के मामले के बारे में सुना था। बात बस इतनी सी थी कि बहुत समय बीत चुका था, इसलिए उन्हें तुरंत यह बात याद नहीं आई। लेकिन अब जब झांग योंग ने उसे याद दिलाया, तो उसे बात फिर से समझ आ गई। वास्तव में सीमेंट के बादशाह जू वानहाओ का बेटा गायब नहीं हुआ था, उसे मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था।
चेन पिंगान को याद आया कि बच्चे के दादा दादी अपने 3 साल के पोते को पार्क में खेलने के लिए ले गए थे। फिर दोनों बुजुर्ग लोगों की मुलाकात कुछ परिचितों से हुई और वे उनसे बातचीत करने लगे, जबकि 3 साल का बच्चा पास ही खेल रहा था। जब वह खेल रहा था तभी बच्चा गायब हो गया। उस समय निगरानी व्यवस्था न होने के कारण लापता बच्चे के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। जू वानहाओ ने तुरंत अपने बेटे को ढूंढने के लिए 300,000 का इनाम घोषित किया, लेकिन 20 साल से अधिक समय बीतने तक लड़का कभी नहीं मिला। बाद में बच्चे की याददाश्त के आधार पर सभी को पता चला कि उसे पाक में मानव तस्करों द्वारा अगवा कर लिया गया था। बाद में उसे उत्तर पश्चिम के पहाड़ों में बहुत अंदर बेच दिया गया और वह 20 साल बाद ही मिला। दो बुजुर्गों की एक क्षणिक लापरवाही के कारण ये कहा जा सकता है कि बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 20 साल बाद मानव तस्करों का भी पता चल गया। उन्होंने उस वर्ष बच्चे के अपहरण की प्रक्रिया को स्वीकार किया और बताया कि वे लड़के को गुवानामाओ ले गए थे, जहां वे 3 दिन तक रहे थे। उन्होंने मूल रूप से उसी दिन प्रस्थान करने की योजना बनाई थी, लेकिन जू वानहाओ के इनाम के कारण गर्मी बहुत तीव्र थी, इसलिए वे बच्चे के साथ निकलने से पहले 3 दिनों तक छिपे रहे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने बच्चे को क्यों नहीं सौंपा, तो इसका कारण सीधा सा था, उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, और न ही उन्हें विश्वास था कि वे वास्तव में 300,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। बाद में उस बच्चे को पहाड़ों में मात्र 20,000 युआन में बेच दिया गया। 1998 में 20,000 युआन भी कोई छोटी रकम नहीं थी। किसी और के बच्चे को महज 20,000 युआन में बेच देना, ये मानव तस्कर सचमुच अमानवीय थे। क्या आपके पास उस बच्चे की तस्वीर है? मुझे दिखाए, शायद मैंने उसे देखा हो, चेन पिंगान ने आधे मजाक में कहा। क्या ये दीवार पर नहीं है? झांग योंग ने दीवार की ओर इशारा किया। वाकई दीवार पर एक गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस लगा हुआ था, जिसमें 3 साल के बच्चे की तस्वीर थी। चेन पिंगान ने गौर से देखा। उसमें वाकई 300,000 का इनाम लिखा था। जो भी बच्चे को ढूंढ निकालेगा उसे 300,000 मिलेंगे। 1998 में 300,000 युआन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। असंख्य लोग इस बच्चे को ढूंढना चाहते थे। दुर्भाग्यवश 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया था। बेशक वे बच्चे को ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़के को पहले ही मानव तस्करों द्वारा अगवा कर लिया गया था। ओह, ये वही बच्चा है। मैं इसे जानता हूँ। झांग योंग, मेरे साथ आओ, अमीर बनने का हमारा मौका आ गया है, चेन पिंगान ने उत्साह से झांग योंग से कहा। उसका उत्साह आधा बनावटी और आधा वास्तविक था, क्योंकि पैसा कमाने का उनका अवसर सचमुच आ चुका था। क्योंकि चेन पिंगान को पता था कि मानव तस्कर इस समय कहां रह रहे हैं। 20 साल बाद मानव तस्कर ने अपना पता कबूल कर लिया। मानव तस्कर का वर्तमान निवास स्थान यानहे रोड 888 पर था। क्योंकि मकान का नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, इसलिए चेन पिंगान को वह अच्छी तरह याद था। चेन पिंगान द्वारा झांग योन को साथ लाने का कारण आंशिक रूप से झांग योन को पैसे कमाने का मौका देना था, और आंशिक रूप से स्थिति को अधिक विश्वसनीय बनाना था। 2 हाई स्कूल के सीनियर छात्रों द्वारा बच्चे के बारे में कोई सुराग ढूंढना और उसे एक साथ बचाना, ये कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। अगर चेन पिंगान अकेले जाकर उस व्यक्ति को बचाती है, तो ये कुछ हद तक अतार्किक प्रतीत होगा। क्या आपको वाकई उस बच्चे के बारे में कोई सुराग मिला है? झांग योंग ने भी उतनी ही उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, मैं करता हूँ। वरना मैं इतना उत्साहित क्यों होता? लेकिन झांग योंग, करीबी भाई भी हिसाब किताब साफ साफ कर लेते हैं। तो चलो अभी तय कर लेते हैं। मैंने पहले बढ़त हासिल की, इसलिए मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। मुझे 250,000 मिलेंगे और बाकी 50,000 तुम्हारे हैं। चेन पिंगान ने कहा। चेन पिंगान को अभी पैसों की जरूरत थी, इसलिए इस मामले को पहले ही स्पष्ट कर लेना ही बेहतर था। कोई बात नहीं, 50,000 को छोड़ो, 10,000 या 5,000 भी चलेगा, मैं सिर्फ 5,000 से ही पूरी तरह खुश हो जाऊंगा, झांग योंग ने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा।
उसके मन में पहले से ही यह कल्पना चल रही थी कि वह 5,000 युआन दिल खोलकर खर्च कर रहा है। जहां तक 10,000 युआन की बात है, उसके बारे में सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अगर मैंने 50,000 कहा है तो 50,000 ही दूंगा। जब तक मुझे 300,000 का इनाम मिलता है, मैं आपको 50,000 दूंगा, चेन पिंगान ने दृढ़ता से कहा। हे, तो धन्यवाद। झांग योंग ने हंसमुख भाव से कहा, मानो वह चेन पिंगान की बातों को गंभीरता से ले रहा हो और यह न सोच रहा हो कि चेन पिंगान उससे मजाक कर रहा है या नहीं। यह स्वाभाविक था, क्योंकि उनके बीच वर्षों से भाईचारा और आपसी समझ थी। झांग योन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि चेन पिंगान ऐसे मामलों पर मजाक नहीं करेगा। बच्चा यान्हे रोड पर है। चलो जाकर देखते हैं, चेन पिंगान ने कहा। दोनों तेजी से अपनी बाइक पर सवार होकर यान्हे रोड की ओर चल पड़े। यान्हे रोड 3 किलोमीटर दूर थी और वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता था। लेकिन उन्हें यान्हे रोड पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। चेन पिंगान ने निकटतम मकान नंबर 165 पर नजर डाली, जो 888 से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों सड़क पर आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में वे 888 नंबर पर पहुंच गए। झांग योन को अभी भी गंतव्य का पता नहीं था, वह बस चेन पिंगान का पीछा कर रहा था। चेन पिंगान ने अचानक अपनी साइकिल रोक दी और फुसफुसाते हुए कहा, हम यहां पहुंच गए हैं। मैंने उस बच्चे को पहले भी यहां देखा था। मैं यहीं पहरा दूंगा। तुम जाओ और हेड अंकल को बुला लाओ। झांग योंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर तुरंत सहमत हो गया। हालांकि जाने से पहले झांग योंग ने फिर कहा, सावधान रहना। जल्दबाजी में कोई काम मत करना। मैं अभी वापस आता हूं। चिंता मत करो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग योंग ने सिर हिलाया और जल्दी से अपनी बाइक पर सवार होकर चला गया। झांग योंग के जाते ही चेन पिंगान के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। झांग योंग को लाना तर्कसंगत था, लेकिन उसे भेजना बाद की कार्रवाइयों को आसान बनाने के लिए था। वो 300,000 अंक हासिल करना इतना आसान नहीं था। महज सुराग देने से शायद पूरे 300,000 अंक नहीं मिल पाते। इसलिए चेन पिंगान ने स्वयं कार्रवाई करने और बच्चे को वापस लाने की योजना बनाई। अपनी बाइक पार्क करने के बाद चेन पिंगान सीधे ऊपर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अध्याय 10, बच्चा मिल गया है। पानी के मीटर का निरीक्षण। क्या हमने पानी के मीटर की जांच पहले ही नहीं करवा ली थी? आप फिर से यहाँ क्यों आए हैं? आप कौन है? दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला सामने आई। बोलते हुए उसने चेन पिंगान की ओर देखा। चेन पिंगान की स्कूल यूनिफॉर्म देखकर अधेड़ उम्र की महिला तुरंत गुस्से से बोली, युवक, तुम अभी भी छात्र हो, फिर भी मुझे ये कहकर बहकाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम पानी का मीटर चेक करवाने आए हो। अगर तुमने ऐसा करना जारी रखा तो मैं तुम्हारे माता पिता को बुला लूंगी। अधेड़ उम्र की महिला ने चिढ़कर कहा। मानव तस्कर, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। चेन पिंगान ने ताना मारा। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने अधेड़ उम्र की महिला को पकड़ा और उसे एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही चेन पिंगान ने अधेड़ उम्र की महिला को पकड़ा, उसने पहले ही एक चतुर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर में मौजूद क्यूई और रक्त को सील कर दिया था। यह एक प्रकार की एक्यूपॉइंट स्ट्राइकिंग थी, लेकिन यह सामान्य एक्यूपॉइंट स्ट्राइकिंग तकनीक से कहीं अधिक उन्नत थी। अधेड़ उम्र की महिला एक तरफ गिर पड़ी और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ थी। चेन पिंगान सीधे अंदर चली गई। यह एक छोटा सा आंगन था जिसमें एक मंजिला घर था। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद एक छोटा सा आंगन था और उसके पीछे 2 मंजिला इमारतों की 2 पंक्तियां थीं। चेन पिंगान को तुरंत महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उस पर टिक गई हैं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि दूसरी मंजिल पर एक दरवाजे की दरार से कोई उसे झांक रहा है। चेन पिंगान को कोई जल्दी नहीं थी। उसने आराम से मुख्य द्वार बंद किया, फिर पहली मंजिल पर जाकर यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई नहीं है। उसके बाद वह दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही दरवाजा अचानक खुल गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी, हाथ में खंजर लिए, चेन पिंगान पर झपटा।
चेन पिंगान ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। उसे ऐसे विरोधियों की परवाह नहीं थी, वे कभी भी चेन पिंगान के बराबर नहीं हो सकते थे। चेन पिंगान ने बचने की जहमत भी नहीं उठाए और सीधे मुक्का मार दिया। चेन पिंगान की नजर में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गति बहुत धीमी थी। चेन पिंगान ने आसानी से खंजर से वार को बचाते हुए उस व्यक्ति की आंख में घूसा मारा। बेशक चेन पिंगान ने भी एक चतुर तकनीक का इस्तेमाल किया। वह यहाँ किसी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि हत्या करना मुसीबत भरा काम होता, भले ही दूसरा पक्ष मानव तस्कर ही क्यों न हो। चेन पिंगान यहाँ मारने नहीं, बल्कि लोगों को बचाने आया था, इसलिए उसने एक चतुर तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके तहत उसे केवल मानव तस्कर को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। चेन पिंगान ने मानव तस्कर के सिर पर कुछ तेज मुक्के मारे, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। मानव तस्कर ने शायद कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि वह एक छात्र को भी नहीं हरा सकता। लेकिन मानव तस्कर को कैसे पता चलता कि उसका सामना किसी छात्र से नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर से हो रहा है। चेन पिंगान ने मानव तस्कर को लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गया। जमीन पर उतरते ही मानव तस्कर चीख उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा हो, हर जगह दर्द हो रहा हो और वह कोई ताकत नहीं लगा पा रहा हो। वह जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल हिलने डुलने में असमर्थ। चेन पिंगान कमरे में दाखिल हुई और उसने देखा कि कई बच्चे बड़े से पलंग पर लेटे हुए हैं। वे सभी 2 या 3 साल के थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इस समय ये सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, संभवतः उन्हें नशा कराया गया था। उन बच्चों में से एक सीमेंट के बादशाह जू वानहाव का बेटा था। बच्चा मिल गया। चेन पिंगान मुस्कुराया, उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। जब वह पहले तलाश में आया था, तो वह एक तरह का जुआ खेल रहा था, लेकिन अब पता चला कि उसने सही जुआ खेला था। बच्चे के वहीं होने की पुष्टि करने के बाद चेन पिंगान को राहत महसूस हुई। इसके बाद चेन पिंगान ने दोनों मानव तस्करों को पकड़ लिया और उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए। इस दौरान चेन पिंगान ने उनके शरीरों के साथ छेड़छाड़ भी की। सच्ची ऊर्जा पहले ही उनके शरीरों में प्रवेश कर चुकी थी। 1 महीने बाद सच्ची ऊर्जा उनके शरीरों में विस्फोट करेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सभी नसें फट जाएंगी। वे मरेंगे नहीं, लेकिन लकवाग्रस्त हो जाएंगे। चेन पिंगान को पता था कि अगर ये मानव तस्कर पकड़े भी गए, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जेल की सजा होगी, फांसी नहीं दी जाएगी। इसीलिए उसने जानबूझकर उनमें छेड़छाड़ की, एक प्रकार की सजा के रूप में। अपराधियों में मानव तस्कर सबसे कम क्षमायोग्य होते हैं। इस दुनिया में पैसा कमाने के कई तरीके हैं। अगर आप में काबिलियत है, तो बैंक लूट लीजिए, अगर नहीं, तो आप चोर बन सकते हैं। सबसे घिनौने तो ये मानव तस्कर हैं, जो बच्चों को चुराकर बेचते हैं। चेन पिंगान को भी ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए उन्होंने अभिनय करने का विकल्प चुना। 10 मिनट बाद झांग योंग हौंफते हुए अंदर भागा, और अंदर आते समय भी वह सावधानी से चारों ओर देख रहा था। चेन पिंगान को देखकर झांग योंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। चेन पिंगान, तुम यहाँ दौड़ते हुए क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, तुमने मुझे इतना डरा दिया। झांग योंग ने उत्तेजित होकर कहा। मैं तो बस देखने आया था, चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ठीक है, कांस्टेबल अंकल, जल्दी से दूसरी मंजिल पर जाए, अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। वे सभी मानव तस्करों द्वारा अगवा किए गए बच्चे होने चाहिए। चेन पिंगान ने झांग योंग के पीछे कांस्टेबलों को आते हुए देख लिया था और जल्दी से बोला। चेन पिंगान की यह बात सुनकर कांस्टेबल भी आश्चर्यचकित रह गए। जब झांग योंग ने उन्हें बच्चे के बारे में सुराग मिलने की बात बताई तो वे आधे मन से संशय में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका पीछा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच सच होगा। चाहे ये सच हो या झूठ, वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए उन्हें ऊपर जाकर देखना ही था। कई कांस्टेबल तुरंत दूसरी मंजिल पर गए और वास्तव में उन्हें दूसरी मंजिल के कमरे में कई अपहृत बच्चे मिले। उनमें सीमेंट के बादशाह का बेटा जू वानहाव भी शामिल था। जू वानहाव के बेटे के लापता होने के मामले ने काफी हलचल मचा दी थी। बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे, और ये कांस्टेबल भी निश्चित रूप से जानते थे। कांस्टेबल अंकल, हमें बच्चा मिल गया है।
क्या जू वानहाउ का इनाम भी हमें नहीं मिलना चाहिए? चेन पिंगान कांस्टेबलों के पीछे चलते हुए जोर से बोली। इनाम देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, हम गवाही दे सकते हैं कि तुमने बच्चे को ढूंढ लिया है, प्रमुख कांस्टेबल ने खुशी से कहा। ये कांस्टेबल पुरस्कार का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे कांस्टेबल थे और उनके खिलाफ ऐसे नियम थे जो उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने से रोकते थे। इसलिए एहसान चुकाने के लिए वे चेन पिंगान को गवाही देने में मदद करेंगे। इसके अलावा ये काम चेन पिंगान ने किया था, उसने ही बच्चे को ढूंढा था। कांस्टेबलों को भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सराहनीय सेवा की थी, और निजी तौर पर जू वानहाउ निश्चित रूप से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। कांस्टेबल की मौजूदगी में मामलों को संभालना काफी आसान हो गया था। लगभग 10 मिनट बाद जू वानहाउ का परिवार भी गाड़ी से वहां पहुंच गया। चेन पिंगान और झांग योंग दोनों घटनास्थल पर ही रुके रहे, उनका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। चेन पिंगान इनाम मिलने तक वहां से नहीं जाएगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, एक अधेड़ उम्र की महिला दौड़कर आई, जू वानहाउ के बच्चे को गले लगाया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पीछे एक युवा जोड़ा चलकर आया और एक बूढ़ा आदमी उस युवा जोड़े के पीछे पीछे चलने लगा। ये युवा जोड़ा जू वानहाउ और उनकी पत्नी थे। जहां तक बच्चे को गोद में लिए बैठी अधेड़ उम्र की महिला की बात है, वह जू वानहाउ की मां और बच्चे की दादी थी। सबसे पीछे खड़ा बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे का दादा था। चूंकि बच्चे की मौत दादा दादी की वजह से हुई थी, इसलिए दादी सबसे ज्यादा भावुक थी। अध्याय 11 स्टार्टअप फंड प्राप्त करना। जू वानहाउ भी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन अपने बेटे को अपनी मां की बाहों में देखकर उन्हें राहत मिली। इस समय जू वानहाउ ने चेन पिंगोन और झांग योन की ओर देखा। पुलिस ने उन्हें पहले ही फोन पर सूचित कर दिया था कि 2 हाई स्कूल के छात्रों ने उनके बेटे को ढूंढ लिया है, और उनमें से एक, जिसका नाम चेन पिंगोन है, ने मानव तस्कर को पकड़ लिया है। ऐसा कहा जाता है कि चेन पिंगोन को कुंग फू आता है, इसलिए वह मानव तस्करों को पकड़ने में सक्षम हुआ। जू वानहाउ की नजर चेन पिंगोन और झांग योंग पर पड़ी। झांग योंग ने घबराहट से अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि चेन पिंगोन ने अपना सिर ऊपर उठाया और निडर होकर उसकी निगाहों में देखा। जू वानहाउ को जब यह एहसास हुआ कि उसके बेटे को किसने बचाया है, तो वह जोर से हंस पड़ा। नमस्ते सहपाठी, आप चेन पिंगोन होंगे। जू वानहाउ ने चेन पिंगोन की ओर हाथ बढ़ाया। चेन पिंगोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने झट से अपना हाथ बढ़ाया और जू वानहाउ से हाथ मिलाया। मैं चेन पिंगोन हूं, चेन पिंगोन ने संक्षेप में कहा। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, जू वानहाउ ने गंभीरता से कहा। जू वानहाउ इस साल 30 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं। उनकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। ये बच्चा उनकी पहली संतान है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो वह निश्चित रूप से बहुत दुखी होगा। अब आखिरकार हमें हमारा बच्चा मिल गया है। जू वानहाउ ने भी राहत की सांस ली। श्री जू, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको भाई जो कहकर पुकारने की अनुमति ले रहा हूं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? चेन पिंगोन ने हल्की हंसी के साथ कहा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई में आपकी जैसी प्रतिभा होती तो मुझे बहुत खुशी होती, जू वानहाउ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सच कह रहा था, क्योंकि जू वानहाउ का वास्तव में एक छोटा भाई था, लेकिन उसका भाई आलसी और काम करने को तैयार नहीं था, जिससे जू वानहाउ को बहुत परेशानी होती थी। भाई जू, सच कहूं तो इसके लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा। आपके इनाम ने ही आपके बेटे की जान बचाई। क्योंकि मैंने सड़क पर इनाम का नोटिस देखा, जिसने मुझे कुछ दिन पहले बच्चों के साथ मानव तस्करों के बारे में देखी गई घटना की याद दिला दी। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति मानव तस्कर था। मुझे लगा कि वह एक साधारण व्यक्ति है जो एक बच्चे को घर ले जा रहा है। आज सड़क पर इनाम की घोषणा देखने के बाद ही मुझे उस व्यक्ति के मानव तस्कर के बारे में पता चला। इसलिए मैं यहाँ आया, और सच में, मुझे आपका बेटा यही मिला, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। उसने यह बात पहले कांस्टेबल से कही थी, और अब वह पूरी कहानी को साबित करने के लिए जू वानहाउ से भी यही बात दोहरा रहा था।
अन्यथा चेन पिंगोन यह नहीं समझा पाएगा कि उसे मानव तस्कर अचानक कहां से मिले। फिर भी ये सब तुम्हारी ही बदौलत है, नौजवान जू वानहाओ ने भावुक होकर कहा। हालांकि चेन पिंगोन को केवल पैसों की ही चिंता थी, फिर भी उसे अपना आभार व्यक्त करना ही था। जू वानहाओ ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, इसलिए उनके पारस्परिक कौशल निश्चित रूप से उत्कृष्ट होंगे। युवक, इस बार मदद करने के लिए धन्यवाद। 300,000 के इनाम में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। और हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। भविष्य में कभी भी किसी परेशानी में पड़ना तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना, जू वानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसा वादा बहुत मूल्यवान है। ये सुनकर चेन पिंगोन की आंखें चमक उठी और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वह ये बात अच्छी तरह जानता था कि जू वानहाओ शायद सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा था, और इस तरह के एहसानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि चेन पिंगोन को अब अपने पहले दौर की स्टार्टअप पूंजी की आवश्यकता है। पैसों के लिए चेन पिंगोन बेशर्म है। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जू, अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ कोई औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। मुझे वास्तव में किसी काम में आपकी मदद की जरूरत है। मुझे बताओ, क्या बात है? जू वानहाओ ने शांत भाव से कहा। यदि चेन पिंगोन द्वारा मांगी गई बात अपेक्षाकृत छोटी और आसानी से पूरी होने वाली है, तो वह निश्चित रूप से उसे सम्मान देगा। लेकिन अगर चेन पिंगोन की बात समझना बहुत मुश्किल है, तो वह कुछ नहीं कर सकता और न ही मदद करेगा। जू वानहाओ आखिर बेवकूफ नहीं है। चेन पिंगोन ने कहा, भाई जू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे उधार लेने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। आप व्यापारी हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आपके जरूर कुछ संपर्क होंगे। क्या आप मुझे किसी ऐसी जगह का पता बता सकते हैं जहां से मैं पैसे उधार ले सकूं? चेन पिंगोन ने जू वानहाओ से सीधे पैसे नहीं मांगे, इसके बजाय उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। चेन पिंगान की यह बात सुनकर जू वानहाओ भी अचंभित रह गया। अगर चेन पिंगोन सीधे उससे पैसे मांगे तो वह निश्चित रूप से नाराज होगा। जहां तक उसे पैसे उधार देने या न देने की बात है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब जब उसे पता चला है कि चेन पिंगोन उससे सिर्फ किसी का परिचय कराने और उसे पैसे उधार देने के लिए कह रहा है, तो स्थिति अलग है। एक विकल्प यह है कि उसे सीधे पैसे उधार दिए जाएं, और दूसरा यह है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में मदद की जाए जिससे वह पैसे उधार ले सके। उन्होंने मूलतः गांटर की भूमिका निभाई। हालांकि गांटर के रूप में कार्य करना आसान काम नहीं है, फिर भी यह सीधे तौर पर पैसा उधार देने से कहीं बेहतर है। इनाम 300,000 है, क्या यह आपके लिए काफी नहीं है? जू वानहाओ ने उत्सुकता से पूछा। हम एक टीम के रूप में साथ काम कर रहे थे। हमने पहले ही तय कर लिया था कि पैसा मिलते ही उसे 50,000 मिलेंगे और मुझे 250,000 मिलेंगे। 250,000 कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन मेरे कई खर्चे हैं, इसलिए 250,000 भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम पैसा उधार ले सकें तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 1 महीना, और मैं ब्याज चुका सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से ये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सूदखोरी नहीं हो सकती। मैं 20% ब्याज की पेशकश कर सकता हूं, चेन पिंगोन ने सावधानी से कहा। उन्होंने ब्याज दर पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया था। बहुत कम ब्याज दर का कोई फायदा नहीं होगा, और दूसरा पक्ष शायद उन्हें पैसा उधार नहीं देगा। ये बहुत ज्यादा है, और वैसे भी असंभव है, वह अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार नहीं देगा। 20% मासिक ब्याज, ये कम नहीं है, जू वानहाओ ने धीरे से कहा। ब्याज दर कम नहीं है, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, भाई जू, चेन पिंगोन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी गिरवी के इससे चीजें और भी जटिल हो जाती हैं, जू वानहाओ ने सिर हिलाया। तुम्हें कितने पैसे उधार लेने होंगे? जू वानहाओ ने पूछा। चेन पिंगोन बेशक जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहता था, लेकिन वह ये बात कह नहीं सकता था। अगर वह कह देता, तो शायद उसे 1 पैसा भी उधार नहीं मिल पाता।
ऐसा लगता है जैसे वे पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे हैं। चेन पिंगोन के दिमाग में तुरंत विचार आए और उसने कहा, 2 मिलियन, 1 महीने की अवधि। 1 महीने के बाद मैं 2,400,000 20% ब्याज के साथ चुका दूंगा। जू वानहाओ ने चेन पिंगोन को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बना लिया है। आशा है मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम्हें किसी और से परिचय कराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सीधे पैसे उधार दे दूंगा। वैसे आज तो बहुत देर हो चुकी है। कल मेरी कंपनी में आना, हम औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। जू वानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई जू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चेन पिंगोन ने उत्साह से कहा। ये तो 20 लाख है। इस रकम से आखिरकार उनके पास अपनी स्टार्टअप पूंजी आ गई है। अध्याय 12, ये धन सौंपना होगा। जू वानहाओ अपने काम में बहुत विचारशील है। अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उन्होंने तुरंत चेन पिंगोन को 300,000 युआन का चेक लिख दिया। ये चेन पिंगोन का बदला लेने के लिए है। जहां तक चेन पिंगोन को दिए गए 2 मिलियन के ऋण का सवाल है, वह कल औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही दिया जा सकेगा। क्या आपने सचमुच उस बच्चे को 2 मिलियन उधार देने पर सहमति जताई? घर लौटने पर उसकी पत्नी ने असमंजस भरे चेहरे के साथ पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति न तो कोई मूर्खतापूर्ण काम करेगा और न ही आसानी से पैसा उधार देगा। मैंने वादा किया था, इसलिए मैं इसे आपको जरूर उधार दूंगा। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं इसे उससे दोस्ती करने का एक मौका मानूंगा। मुझे बताए, इनमें से कौन सा अधिक मूल्यवान है, जरूरत के समय मदद करना या किसी की पहले से मौजूद सफलता में योगदान देना? जू वानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक औरत हूं, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता, आप खुद जानते हैं। अब से हम आपके माता पिता को बच्चों की देखभाल करने की अनुमति नहीं दे सकते, ये बहुत डरावना है। इस बार हम बस भाग्यशाली थे, एक परोपकारी व्यक्ति की मदद से हमारा बेटा मिल गया। हम हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते, पत्नी ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा, जू वानहाओ ने उतनी ही गंभीरता से कहा। इस बार वह सचमुच बहुत डरा हुआ था और अब वह कभी भी अपने माता पिता को अकेले अपनी देखभाल करने नहीं देगा। जब चेन पिंगान घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। सौभाग्यवश कांस्टेबल ने पहले ही घर पर फोन करके स्थिति स्पष्ट कर दी थी। चेन पिंगोन, तुम सचमुच बहादुर हो। तुमने अकेले ही मानव तस्करों को पकड़ने का साहस दिखाया। चेन पिंगोन के घर लौटते ही उसकी मां, यू शियुयंग ने उसका कान पकड़ लिया और गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगी। चेन पिंगोन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका और न ही आज्ञाकारी होकर सुन सका, इसलिए उसकी मां ने उसे फटकार लगाई। ठीक है, बच्चे को पता है कि वह गलत था, तो चलिए यहीं रुकते हैं। इसके अलावा, इस बार हमारे बच्चे ने सही काम किया है। मैंने कांस्टेबल से ही पूछा था। अगर मेरे बेटे ने कार्रवाई न की होती और मानव तस्करों को न पकड़ा होता, तो वे बच्चे मुसीबत में पड़ गए होते। उन मानव तस्करों ने 3 बच्चों का अपहरण किया, जिनका इरादा उन्हें अन्य स्थानों पर ले जाकर बेचने का था। हालांकि इस बच्चे ने जल्दबाजी में काम किया, फिर भी उसने जो किया वह एक अच्छी बात थी, चेन गुओकिंग ने खुशी से कहा। इसका मुख्य कारण यह है कि चेन पिंगोन ने इस बार बहुत अच्छा काम किया, जिससे चेन गुओकिंग को गर्व हुआ। इसीलिए चेन गुओकिंग इतनी खुश थी और उसने उसका बचाव किया। लेकिन वह अकेले नहीं जा सकता, ये बहुत खतरनाक है, यू शियुली ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके शब्दों में गहरी चिंता झलक रही थी। माँ, असल में कोई खतरा नहीं है। मैंने कार्रवाई करने से पहले उन्हें देखा था। तस्कर बस एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत है, उनमें से कोई भी ज्यादा सक्षम नहीं है। मानव तस्कर उस समय भागने की योजना बना रहे थे, और पुलिस का इंतजार करने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे पहले अकेले ही ऊपर जाना पड़ा, चेन पिंगोन ने बताया। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगली बार मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, चेन पिंगोन ने अपनी मां का पीला चेहरा देखकर तुरंत उन्हें आश्वस्त किया। ये बात याद रखना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम हमारी इकलौती संतान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे? यू शियुइंग ने गंभीरता से कहा।
चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या खाने के लिए कुछ और है? चेन पिंगोन ने बात बदलने की कोशिश की। अगर उसे पता होता कि उसे भूख लगी है, तो वह पहले वापस नहीं आता। यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारा खाना गर्म करती हूँ। यू शियुइंग ने चेन पिंगोन के गाल को चुटकी से दबाया और रसोई की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में रसोई से खाने की खुशबू फैलने लगी। चेन गुओकिंग ने चेन पिंगान को खींचकर सोफे पर बैठा दिया। चेन गुओकिंग ने अपने बेटे की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेन पिंगोन की ओर उनकी निगाहों में संतुष्टि का स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। वह पहले अपने बेटे को अपरिपक्व समझता था, लेकिन आज चेन पिंगोन मानव तस्करों को पकड़ने और अपने बच्चे को बचाने के लिए निकल पड़ा। इससे चेन गुओकिंग को यह एहसास हुआ कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है। पापा, क्या आप आज इंटरनेट कैफे गए थे? चेन पिंगोन अपने पिता की निगाहों को और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने विषय बदल दिया। इंटरनेट कैफे का जिक्र सुनकर चेन गुओकिंग काफी उत्साहित हो गई। हाँ, मैं जाकर देख आया था, इंटरनेट कैफे बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कई इंटरनेट कैफे का दौरा किया है और वे सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारा व्यवसाय वास्तव में व्यवहार्य है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ देखने में संभव लगता है, बल्कि यह सचमुच संभव है, पिताजी। चलिए एक इंटरनेट कैफे खोलते हैं। हम पैसे कमा सकते हैं और यह पक्का है। यह आपके हॉटपॉट रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हमारे परिवार के पास बस इतनी ही धनराशि है, इसलिए हमें निश्चित रूप से स्थिर व्यवसाय करने की आवश्यकता है। चेन पिंगोन ने सलाह दी। चेन गुओकिंग ने जाहिर तौर पर इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। चेन पिंगोन की सलाह सुनकर वह मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी लगता है कि इंटरनेट कैफे खोलना एक अच्छा विचार है, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसे ठीक से नहीं चला पाऊंगा। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। मैंने स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई की है और मैं अपने सहपाठियों से जानकारी ले सकता हूँ। चेन पिंगान ने तुरंत कहा, पिताजी, अगले कुछ दिनों में अगर आपके पास समय हो, तो बाहर जाकर देखें कि क्या कोई ऐसी दुकानें हैं जिन्हें आप इंटरनेट कैफे खोलने के लिए किराए पर ले सकते हैं। अगर मिलेंगी, तो हम उन्हें किराए पर ले लेंगे। इसके बाद आपको एक कंपनी पंजीकृत करनी होगी और इंटरनेट कैफे खोलने के लिए व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करना होगा। चेन पिंगान को एक बात और याद आई, इंटरनेट कैफे लाइसेंस के लिए आवेदन करना अभी तो आसान है, लेकिन भविष्य में इन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें अभी और इंटरनेट कैफे के लाइसेंस मिल जाते हैं, तो हम सिर्फ इन लाइसेंसों को दोबारा बेचकर ही बहुत पैसा कमा सकते हैं, भले ही हम बाद में वास्तव में कोई इंटरनेट कैफे न खोलें। बेशक चेन पिंगोन को खुद इस तरह के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता को ये काम करने दे सकता था। सच कहूं तो, उनके पिता की उम्र सिर्फ 40 साल है। अगर आप उनसे अभी रिटायर होने और घर पर बैठकर मरने का इंतजार करने को कहें, तो चेन गुओकिंग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए, मेरे पिता के लिए कुछ करियर विकल्पों की व्यवस्था करना आवश्यक है। अपने पिछले जन्म में चेन गुओकिंग के पिता ने बहुत ही कष्टदायक जीवन व्यतीत किया था। इस जन्म में वह अपने पिता को जीवन के शिखर तक पहुंचने में मदद करेगा। चेन गुओकिंग ने चेन पिंगोन की विस्तृत व्याख्या को सुनते हुए तेजी से उत्साह बढ़ाया। उसकी आंखें प्रत्याशा और उत्साह से भर गईं। खाना आखिरकार गर्म हो गया है। चेन पिंगान को भी आज रात खाना खाने का मौका मिला। वैसे क्या आपको इनाम मिल गया? यू शियुइंग ने अचानक पूछा। चेन पिंगोन एक पल के लिए रुका, फिर मुंह में मौजूद चावल को निगलते हुए शांत भाव से बोला, अभी नहीं। आज बहुत देर हो चुकी है, इसमें निश्चित रूप से और समय लगेगा। तो आपको इनाम राशि इकट्ठा करना याद रखना होगा। 300,000 का इनाम कोई छोटी रकम नहीं है, और यह वही पैसा है जो उन्होंने आपको देने का वादा किया था, यू शियुइंग ने गंभीरता से कहा। माँ, चिंता मत करो, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। मुझे पैसों के भाग जाने की चिंता नहीं है। मतलब, पैसे मिलने से पहले ही हमें दे दो। तुम अभी जवान हो और तुम्हें इतने पैसों की जरूरत नहीं है। हम पहले तुम्हारे लिए पैसे बचाएंगे और भविष्य में उनसे तुम्हारे लिए घर और शादी का खर्च उठाएंगे, यू शियुइंग ने चेन पिंगोन से कहा।
यह सुनकर चेन पिंगोन की अपने मुंह में मौजूद मांस खाने की इच्छा ही खत्म हो गई।